प्रश्न केवल इतनी रहता है कि अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए उस कंडीशन में आप अपने सेगमेंट के लिए क्या योजनाएं लेकर के आओगे? पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक का काम सिर्फ बच्चों की हड्डी के टूटने पर जोड़ने का नहीं है। बच्चों में बहुत प्रकार के जो जन्मजात विकृतियां पाई जाती हैं, उनका भी इलाज इसी विधा के अंदर में आता है। जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक की बातें हैं, तो इस पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्हें आपको ट्रीट करना होता है? 10 साल 15 साल का बच्चा है जो कि खड़ा भी नहीं हो पाता है अपने बल पे, अपने जी। सामर्थ्य के साथ। हाँ। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से पैरों में विकृतियां डेवलप होती हैं। नमस्कार दोस्तों, दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, विकास, और विकास का नाम ही ज़िंदगी है। लेकिन जब बात विकास की होती है तो कहीं न कहीं छोटे-मोटे ट्रॉमा भी होते हैं। अब अभी कुछ समय की घटनाओं को अगर आप देखें तो राह चलते दुर्घटनाएँ बहुत घटती हैं। हम दोष सरकार को देते हैं, पर चलो घटना तो घट गई। अब घटना घटने पे आपको किसी न किसी ट्रॉमा सेंटर का ध्यान तो जाता ही जाता है। मगर जहाँ तक बड़े की बात है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा छोटा हो तो क्या करें? हाथ तो उसके भी टूट सकते हैं, उँगलियाँ फ्रैक्चर हो सकती है। तो उसके लिए क्या क्या बड़े डॉक्टर से ही कारगर हो पाता है या कुछ और नई विधाई? इसी पे जब हम बात कर रहे हैं तब मुझे ध्यान आया कि नहीं, आजकल तो एक नया विधा भी चालू हो गया है, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर हड्डियों में कोई तकलीफ हो जाए तो उसके एक नया सेगमेंट आ गए, एक नए डॉक्टर्स आ गए हैं, जिन्हें कि पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जन कहा जाता है। आज हम उन्हीं से बात चलेंगे, इस विधा को और समझेंगे उनके द्वारा। आज मेरे यहाँ प्रोग्राम पे आए हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी। तो डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम अपने नमस्कार प्रोग्राम नयन भाई। पर। और जैसे हमने कहा कि ये जो पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जरी की बात होती है तो आप उसमें महारत रखे हैं। मगर पीडियाट्रिक के पहले मैं जाऊं तो जो मेरा एक अभी तक सिनेरियो रहता था डॉक्टरों को देखने का, तो सर्जन लोग बड़े थोड़े से दुबले पतले जरूर होते थे, बड़े सॉफ्ट होते थे, और आर्थोपेडिक को जितने भी मिला तो मतलब एकदम मस्कुलर मस्कुलर हट्टे मस्कुलर कट्टे। होते थे, मतलब उनको खींचना मारना है। तो आपकी आर्थोपेडिक सर्जरी में जाने का क्या हुआ? आप भी बड़े डिसेंट सर्जन टाइप का लगते हो, आर्थोपेडिक लगते नहीं हो। इसमें ऐसा है कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, अच्छा। तो उसमें मेरे को उतना जोर नहीं लगाना पड़ता। बट ये एज ए जोक ले सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक जोर लगाने की बात है, तो आजकल बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, हाँ। तो भारी पेशेंट में भी आसानी से उनको काम किया जा सकता है। उसके लिए शारीरिक जोर की जरूरत नहीं अब पड़ती। बहुत शारीरिक ज़्यादा जोर के लिए अब टेक्निक टेक्निक की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे टेक्निकल टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। राइट। दीपक जी, पर जो ये स्पेशल ब्रांच जी जब आप चालू किए होंगे पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक का, जी। उस समय इस बारे में कोई जानता नहीं था, हम्म। तो ये कुछ चैलेंजिंग तो रहा होगा। हाउ चैलेंज बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब मैंने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक चूज किया था, उस समय ऑल ओवर इंडिया ही पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स बहुत कम होते थे। मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में ही पाए जाते थे और छोटे शहरों में नहीं मिलते थे। और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक का काम सिर्फ बच्चों की हड्डी के टूटने पर जोड़ने का नहीं है। बच्चों में बहुत प्रकार के जो जन्मजात विकृतियां पाई जाती हैं, उनका भी इलाज इसी विधा के अंदर में आता है। राइट। तो अपन उसका इलाज उसी में करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विकृतियां बच्चों में पाई जाती है उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डॉक्टर दीपक जी के बारे में समझ भी लिया जाए। तो डॉक्टर दीपक जी, सबसे अब आपसे पहले ये भी समझ लिया जाए कि ये जो डॉक्टर बनने का जो ख्याल आपके जहन में आया वो खानदानी था या आप कुछ बगावती तेवर करके चले गए? दूसरा वाला पॉइंट सही है। बगावती समझ लीजिए, बट डायरेक्टली बगावती नहीं है। मैं एक्चुअली पूरे बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर, अंकल और इवन ग्रैंडफादर सब बिजनेस किया करते थे। तो किसी ने प्रोफेशनल लाइफ में कभी कदम नहीं रखा। हाँ, मेरे दादाजी अपने ज़माने के वैद्य विशारद थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर। उन्होंने हालांकि फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस नहीं की, उसको अपने गांव में ट्रीटमेंट किया करते थे। तो जब मैं पढ़ाई करता था, इस दौरान मुझे लगा कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो एक डॉक्टर की तरफ इंक्लिनेशन था ही। तो बायोलॉजी लेकर के 11th-12th किए और फिर इस लाइन में एंट्री हो गई। चलो ठीक है, मतलब वहाँ से कपड़े के व्यवसाय से जी मेडिकल के व्यवसाय तक का एक सफर हुआ। बिलोंग टू रायपुर? ना, आई बिलोंग टू अंबिकापुर। अंबिकापुर? यस। कहाँ से सर?
अंबिकापुर में वो स्कूल रोड पे फादर का बिजनेस का शॉप था। ओके, बौरीपारा में हमारा घर था। क्या बात कर रहा है, बावरीपारा तो मैं भी रहा हूँ बॉस। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, 90, कब की बात है? ये करीबन नया ना राज्य बना था 2000 के आसपास, क्या बात? 2000 तो 2003 तक ऑलमोस्ट मैं अंबिकापुर में रहा हूँ। हाँ और अंबिकापुर में मैं पहले शुरुआत में, जो आप स्कूल रोड बोल रहे हो, तो वो महामाया चौक की ओर जाते थे तो पुरी का रेस्ट हाउस हुआ करता हाँ था। हाँ हाँ। तो वो पुरी जी के यहाँ पे मैं रहा करता था। और स्कूल के पास जैसे ही घुसते थे किशन का पान ठेला होता था, अंबर लॉज होता था, अंबर लॉज है वहाँ पे। राइट ना। हाँ। तो वहाँ जो पान ठेला था वहाँ पे मैं रोज सवेरे पान खाने अरे जाया क्या करता बात। था। तो उसी दौरान तो मैं एमबीबीएस कंप्लीट करके फिर कुछ समय जब अंबिकापुर में रहा था, हाँ हाँ। तो वही समय था 2001 से लेके 3-4 तक। तो बौरीपारा में भी, आप तो बौरीपारा में जो मंदिर था ना शिव जी का, जी जी जी, बस उसके उसके बगल वाला घर मेरा था। बगल, एक बगल तो हम भी रहते थे। अरे ये लो भाई। तो उस समय परिचय नहीं था अपना। गजब है। चलो खैर, दुनिया बहुत बड़ी तो छोटी है पर छोटी भी बहुत छोटी है। है। और कहने को छोटी, लेकिन बड़ी भी कितनी, बहुत। कि हम दोनों पड़ोसी, हाँ लेकिन ऑलमोस्ट अब कितने साल, 20-22 साल बाद ये मालूम ये चल रहा है मुलाकात हो कि रही हम पड़ोसी थे। पड़ोसी थे। हाँ, तो जिस समय मैं अंबिकापुर में था बॉस, तो उस समय अंबिकापुर में नक्सलिज्म हम्म। हमारा अपने चरम सीमा में हुआ करता क्या था। अपन लोगों का जो रामानुजगंज बलरामपुर का जो बेल्ट था, बिल्कुल, वाड्रफ बिल्कुल। नगर का बेल्ट था, एंड इधर अपन आते थे कुसमी वाला जो क्षेत्र हाँ है, हाँ। ये घोर नक्सलाइट हुआ करते मैं थे। मैंने उस समय 2004, 5 और 6 करीब करीब 2 साल बलरामपुर में भी पोस्टिंग जॉब किया है मैंने, गवर्नमेंट जॉब, कलोरी साहब के समय। कल्लूर साहब के समय। उस समय तो इतना होता था कि साहब डॉक्टर को भी उठा कर जाया करते थे, बिल्कुल किशन हमारे बिल्कुल साथ भी होता है। था। हाँ होता था। तो उनका ट्रीटमेंट कर लेते थे, बाद में पता चलता था भी आपने जिसका ट्रीटमेंट किया है वो हम लोग मामा बुलाएंगे। मामा थे। नक्सलाइट को हम लोग अंबिकापुर सरगुजा में मामा बुलाया करते थे कि तो मामा जी का इलाज करके चले आते थे। कुछ ऐसी घटनाएं, कभी ऐसे ताल्लुकात कभी हुआ? हाँ, एक बार का तो बहुत बड़ा किस्सा है। उस समय बलरामपुर एरिया से जंगल में करीब 20 किलोमीटर दूर पे पुलिस की और नक्सलाइट्स की मुठभेड़ चल रही थी। उस समय वहाँ के पदस्थ टीआई साहब को गोलियां लग गई थी, तो खबर आई कि वहाँ पे गोली लगी, आपको चलना है ट्रीटमेंट करने। मैंने कहा ठीक है। अपन ने हॉस्पिटल से पूरा फर्स्ट एड का सामान लिया और एम्बुलेंस में बैठ के अपन नदी उदी और नाला वाला पार करते हुए पहुँचे। और वहाँ जाके जहाँ पे एक एम्बुलेंस में टीआई साहब थे, और वो 100 मीटर दूर पे वहाँ पे फायरिंग चालू है एकदम खूब जोर शोर में। राइट। तो वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करके बेसिक फर्स्ट एड करके और उनको हॉस्पिटल ले आए फिर हम लोग। तो एक इस टाइप के एक्सपीरियंस है जो लाइफ लॉन्ग याद रह जाते हैं। हाँ, मतलब कुछ घटनाएं हमेशा रहती हैं और एक आध बार हमको भी सामना करना पड़ा है, पर ठीक है, सकुशल वापस आ गए थे। क्योंकि उस समय राजपुर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था राइट एरिया में, बलरामपुर का, राजपुर के एरिया, और एक था लुंड्रा के आसपास। तो ये कुछ जगहें थी जो मैं अंबिकापुर की बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी करीबन 3 से 4 साल वहाँ गुजारे हैं। बहुत अच्छा। तो कोई भी सब ऐसा होता था कि घर में, तभी नई नई शादी हुई थी अपनी, तो पत्नी हमेशा टेंशन पे रहती थी कि जा रहे हैं तो वापस आएंगे कि नहीं, और हम लोग बिंदास निकलते थे। हाँ, हालांकि बाद में जरूर थोड़ा सा डर लगता था कि यार गलत रास्ते पे अगर रात हो जाए। एक बार गाड़ी पंचर हो गई थी हमारी, उस दिन बहुत हालत खराब हुई थी। खैर, अंबिकापुर में आप उसमें रहे, फिर रायपुर का रुख क्यों? अंबिकापुर में स्कूलिंग होने के बाद मेरी हाई स्कूलिंग रायपुर से ही हुई, राजकुमार कॉलेज से। अच्छा, ओके। हाई स्कूलिंग के बाद एमबीबीएस में चले गए। एमबीबीएस के बाद पीजी किया बॉम्बे से। पीजी ऑर्थोपेडिक में करने के बाद फिर एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में जाने का मन बना जी। तो रायपुर आने का कारण यही था कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक जो मेरी विधा है उसका बेनिफिट अगर पब्लिक तक पहुंचना है तो अंबिकापुर में रह के पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं सोचा इसके लिए चलिए रायपुर एक सेंटर प्लेस हो जाती है जहां सारे तरफ के लोग आकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो इसलिए रायपुर सेटल हो गया। तो ऐसा नहीं लगता कि अंबिकापुर वाले थोड़ा सा बोलते होंगे कि साहब प्राइमरी हमारे यहाँ से किया और प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं देते, वहाँ चले गए आप? ऐसा नहीं है। मैं आज भी पिछले 15 साल से जब से रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर महीने अंबिकापुर जाता हूँ। अच्छा, चलो अब थोड़ा सा वापस आते हैं आपकी विधा की ओर में, क्योंकि ये हल्की फुल्की चर्चाएं हो गई हैं। जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक की बातें हैं, तो इस पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्हें आपको ट्रीट करना होता है, क्यों ये जरूरी है बच्चों के लिए बात? हाँ, एक बेसिक तौर पे ये बताएंगे कि
बच्चों की हड्डी और बड़ों की हड्डियों में, अडल्ट हड्डी जो एक बार मैच्योर हो जाती है मैच्योर 18 साल के बाद, हम्म उन हड्डियों में और बच्चों की हड्डियों में काफ़ी फ़र्क होता है हम्म बहुत सारी चीज़ों में। तो वो डिफरेंस को समझते हुए और उसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि सेम फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल अगर हाथ के फ्रैक्चर की बात करें, एक अडल्ट में हुआ है और बच्चे में हुआ है, तो दोनों में ट्रीटमेंट और उसका आउटकम, आउटकम तो 100% फंक्शनल हैंड चाहिए, वो तो सेम चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट तरीका अलग हो जाता है। ओके, राइट। तो एक तो हो गया ये ट्रॉमा की बात। ट्रॉमा कहीं का भी हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में। बच्चे खेलते समय गिर जाते हैं, ऊपर हाइट से गिर जाते हैं, कोई धक्का मार दिया तो गिर जाते हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी बहुत सारी हो जाती है। तो उनका भी जो ट्रीटमेंट है अडल्ट के मुकाबले डिफरेंट तरीके से होता है। ये हो गए, इसको अपन हॉट केसेस बोलते हैं। राइट। और एक पीडियाट्रिक में आता है कोल्ड केसेस। कोल्ड केसेस मतलब जो जन्मजात बीमारियां होती हैं बच्चों में, जिसको कि अपन आमतौर पर अपंगता या अपाहिज का नाम दे देते हैं। उसमें एक सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी आती है। एक क्लब फुट होता है जिसमें पाँव अंदर की तरफ अंदर की ओर ऐसे मुड़े रहते हैं बचपन में, जन्म के साथ ही। और इससे रिलेटेड इसके बहुत सारी और भी बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर बताना चाहूँगा। टेढ़े मेढ़े पाँव, जो टेढ़े मेढ़े पाँव जिसमें रहते हैं, बच्चे चलने में समर्थ नहीं रहते हैं, घुटने मुड़े रहते हैं। 10 साल 15 साल का बच्चा है जो कि खड़ा भी नहीं हो पाता है अपने बल पे, अपने सामर्थ्य के साथ। तो अपन इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। जी। अब आप ये बता दें, आपको मुलाकात भी करनी होगी अगर दीपक अग्रवाल जी से, तो आप शंकर नगर में आरोग्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुबह से लेकर के ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक वहीं रहते हैं, फिर शाम को फिर आ जाते हैं लगभग 6:30 बजे के आसपास में। उतना देर शायद आपका लंच का समय होता है। बिल्कुल। ये डॉक्टरों की ज़िंदगी है। दूसरे को बोलते हैं आप 2 बजे खा लेना, खुद अपना मगर इतनी व्यस्तता में आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करते होगे? क्योंकि फिजिक देख करके लगता है बकाया खुदा ना खाना बढ़िया हो। देख के लगता है अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा करने को समय नहीं मिल पाता है। हाँ। फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत अपना डेली रूटीन के साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए। मॉर्निंग आवर्स में ही टाइम निकल पाता है जी। तो उस समय 1 आध घंटा कुछ एक्सरसाइज हो गई, कुछ वॉकिंग हो गई, तो करते रहते हैं। नहीं, वो क्या होता है ना कि डॉक्टर को लोग दूसरे अंदाज पे कई बार बोलता भी हो। एक बार किसी ऐसे ही जर्नलिस्ट ने वीडियो बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, दारू पट्टी की दुकान पे। तो उसने बड़ा जवाब दिया, बोले जितने सर्जन है ना सब दारू पीते हैं, बिना दारू पिए तो सर्जरी कर ही नहीं सकते हैं। तो भाई एक तो लोगों को ये जानकारी, डॉक्टर्स मेरे पास हमेशा आते हैं तो मैं हर बार पूछता हूँ, भैया क्या सर्जरी करने के लिए दारू पीना जरूरी है? जैसे बोलते हैं ना, ड्राइवर जो लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं हाईवे पे, वो ड्राइवर पी के चलाता है, पी के चलाएगा, कहीं अफीम खाएगा, चरस खाएगा। खाने वाले मुश्किल से 2-3% होते हैं, लेकिन पूरे लोग बदनाम होते। तो ऐसा नहीं है। तो भैया एक और जो है, डॉक्टर लोग सुबेरे उठते हैं और बकायदा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप भी कर लीजिए, दूसरी चीजों को मत देखिए। हो सकता है कुछ आपके दोस्त यार होते होंगे जो कभी कभार शौक पे लेते होंगे, लेकिन एक्सरसाइज वो भी करते हैं। जरा आप इन बातों को गौर करिए, एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहेंगे। और हाँ, हड्डी मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? हड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का भरपूर सेवन होना चाहिए। विटामिन डी जो सूर्य से मिलता है, कोशिश रहे कि आधे पौन घंटे सूर्य की रोशनी में सुबह की चाय पीना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, ऐसा टाइम अगर गार्डन में या अपने लॉन में निकालें तो विटामिन डी पर्याप्त मिल जाता है। फिर भी आजकल के पर्यावरणीय परिवेश में विटामिन डी कम ही पाया जाता है, तो हो सके तो एक विटामिन डी सप्लीमेंट भी साथ में लेना चाहिए। कैल्शियम तो फिर भी आप अपने फूड प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल जाता है, विटामिन डी फिर नहीं मिल पाता है। हाँ, पर अपने से मत परचेस करें। हाँ, बिल्कुल किसी डॉक्टर को दिखा करके। क्योंकि विटामिन डी3 भी ज़्यादा हो जाए दिक्कत है। बच्चों में आजकल खास तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से पैरों में विकृतियां डेवलप हो रही हैं। अच्छा, तो वो जो डिफिशियंसी अगर जन्मजात आती है, उसका एक कारण विटामिन डी3 भी हो सकता है? डेफिनेटली। तो फिर वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी होना पड़ेगा? 100%। उनको भी जरूरत है? उनको भी जरूरत होती है, क्योंकि जो डिप्रेशन, आमतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन डी और कैल्शियम प्रेगनेंसी के दौरान भी खिलाती है, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी खिलाते हैं। हाँ, जो तो चलता है, लैक्टेशन तक लगभग देते हैं। तो उसका कारण यही है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय फीमेल और प्लस चाइल्ड दोनों को मिला के विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। राइट। चलो, रायपुर तक आप आ गए, आते साथ आरोग्य चले गए थे? नहीं, सबसे पहले मैंने डॉक्टर सुशील शर्मा जी को ज्वाइन किया था मेडिशाइन हॉस्पिटल में। हाँ हाँ हाँ।
इसीलिए फिट है, वो भी फिट रहते हैं एकदम मस्त जिम तो वगैरह। हाँ, मतलब जिम तो पूछिए मत सर का, तो आज भी आज पूरे भी है। एंथो के साथ करते हैं। बड़े और उन्हीं से तो प्रेरणा मिली थोड़ी बहुत, जो हम चालू रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते, हाँ, तो करते हैं। तो सर का साथ मिला, सर के साथ रहे, बहुत समय काम सीखा, काम किया। जी फिर कुछ समय बाद आरोग्य हॉस्पिटल में 2011-12 में ज्वाइन किया। जी। अभी तक जो चल रही है लगभग कितने पीडियाट्रिशियन के जो है बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी विकृतियों पे आपने काम किया होगा? बच्चों की विकृतियों की अगर गिनती की बात करें तो हज़ारों में होगी, ऐसा हम्म कुछ काउंटिंग नहीं है। हम्म। क्योंकि कुछ कैंप के माध्यम से, कुछ हम्म, हॉस्पिटल के माध्यम से लगातार करते ही रहते हैं। जी एक नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से एक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है, हम्म जो रिमोट एरिया के रेलवे स्टेशन पे जा कर के 1-2 महीना खड़ी रहती है, बिल्कुल। और वहाँ पे वो ऑपरेट पेशेंट्स का इलाज होता है, हर हर विधा का, हर हर बीमारी का। हम्म तो उस लाइफ लाइन एक्सप्रेस में करीब करीब 2008 से लेके अभी तक 10-12 बार मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। हम्म 3 से 4 दिन का ऑर्थोपेडिक का पीडियाट्रिक का कैंप रहता है। हम्म उसमें एक दिन हम लोग बच्चे करीब 100, 150, 200, 300 बच्चे स्क्रीन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और उनमें से किनको सर्जरी की ज़रूरत है हम्म जिससे कि उसको बेनिफिट मिलेगा, हम्म और फिर उन बच्चों को एडमिट करके और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे लगातार ऑपरेट करते हैं ट्रेन में। अच्छा। जैसे भी आपने कहा कि हम स्क्रीनिंग करते हैं किसको सर्जरी की जरूरत है और किसको नहीं है। जितनी विकृतियां हैं जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, क्या सबको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, हम्म विकृतियों में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है देखना कि इस सर्जरी से इस बच्चे को फायदा होगा कि नहीं। अच्छा। तो जैसे सेरेब्रल पाल्सी एक डिजीज है जो हम्म कि बच्चों के जन्म के समय कुछ अगर ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में हो जाती एक है। बार थोड़ा अभी मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको सेरिब्रल पाल्सी को एक बार थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि ये हाँ, बड़ा बड़ा नाम आता है इस बीमारी हाँ, का। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है हम्म जब जन्म के समय बच्चे का वेट कम हो, हम्म प्री टर्म बॉर्न हो, या जन्म के बाद तुरंत रोया नहीं हो। प्रीटर्म यानी कि हम सतमासी मान लें, जिसको हाँ अपने आप बिल्कुल, बिल्कुल जिसको प्रतिबिंब जो करके नॉर्मल 9 महीने से पहले जन्म 9 महीने हो से जाता पहले है। जो आता है हाँ, सामने। या जी। बहुत वजन कम है, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का बच्चा है, या हम्म जन्म के तुरंत बाद रोया नहीं बच्चा, हम्म फिर उसको आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा जाता है हम्म ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे बच्चों में सही समय पर ब्रेन में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा हल्का सा डैमेज हो जाता है। अच्छा। तो वो हिस्सा कितना डैमेज हुआ है हम्म और कौन से हिस्से में, लेफ्ट है, राइट है, ब्रेन के कौन से हिस्से में डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से उसकी विकृतियां जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब आती है। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल कभी किसी को चारों हाथ पैर में प्रॉब्लम रहती है, कभी हम्म किसी को लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर में रहती है, कभी किसी को लेफ्ट राइट में रहेगी, कभी किसी को खाली पैरों में रहेगी, हाथ नॉर्मल रहेंगे। तो हम्म ये अलग अलग प्रकार की विकृतियां पैदा होती हैं। तो जो ब्रेन में डैमेज हो चुका है उसका तो आज तक कभी कहीं इलाज नहीं है, नहीं बना फिलहाल है, अभी तक तो नहीं है। कहीं भी नहीं है। तो ब्रेन में जो डैमेज है कई बार वो बहुत नुकसान नहीं करता, बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, बच्चा पढ़ाई में अपने नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन उसके पैरों में जो वो प्रॉब्लम आती है उसको अपन बोलते हैं अकड़न की बीमारी। तो हम्म जिस हिस्से में असर है उस ब्रेन के डैमेज का, उस हिस्से की मसल्स में अकड़न आने लगती है। हम्म तो वो इनडायरेक्टली बोला जाए तो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है वो हिस्सा। हम्म जैसे आज मेरा याद मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है, मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, तो वो छोड़ रहा है, उसका वो ब्रेन नहीं सुनता है। नहीं सुनता, तो ठीक। उससे हाथ पैर उसके अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं मसल्स। हम्म। तो उसमें फिर बहुत सारे तरीके हैं, फिजियोथेरेपी भी चलती है। बेसिकली ये एक पूरा टीम वर्क से ठीक होते हैं ऐसे बच्चे, किसी एक डॉक्टर का काम नहीं है इसमें। फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपिस्ट का रोल रहता है, न्यूरोलॉजिस्ट का रोल रहता है, हम जैसे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियंस का रोल रहता है। अगर उसकी विकृतियाँ मेरे सर्जरी से ठीक हो सकती हैं तो वी डू दैट ऑल्सो। तो ऐसे करके बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल चल नहीं पाते थे या खड़े नहीं हो पाते थे, वो जी। आज अपना बढ़िया खेल रहे हैं। और मेरे पास तो कुछ बच्चों के ऐसे वीडियोज़ हैं जो बढ़िया क्रिकेट भी खेलता है। और अब वो जो स्केटिंग करते हैं ना, एक वन लाइनर स्केटर बोलते हैं जो हाँ हाँ हाँ। लाइन, उसमें स्केटिंग करता है वो सीपी बच्चा, जो आजकल सीपी के बच्चे चलने में असमर्थ हैं और वो स्केटिंग करता है। क्या बात है। तो तब कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 70-80% रिजल्ट अपने को सीपी में सेरिब्रल बिल्कुल पैल्सी में मिल जाता है। मिल जाता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेरेंट्स का अवेयरनेस। पेरेंट्स का मतलब। थोड़ा आजकल क्या होता है गाँव में और
अपने छत्तीसगढ़ इलाके में या उड़ीसा के इलाके में पेरेंट्स दोनों, माँ बाप दोनों काम करने जा रहे हैं, अगर दोनों काम करेंगे तो घर चलेगा। ऐसी स्थिति में फिर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं जी। बच्चों पे, न तो थेरेपी करवाने में दे पाते हैं, ना फिर इलाज करवाने में दे पाते हैं। अच्छा। कई बार इस स्थिति में बच्चे हमारे तक लेट पहुंचते हैं, तो फिर उनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। But- ये पूछना था कि जैसे कि ये कोई उम्र का भी होता है कि इतने उम्र से लेके इतने उम्र तक करेंगे तो ही से रिजल्ट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बीमारी कितनी एग्रेसिव है उसके ऊपर। बीमारी अगर कितने लोग? अगर कम एग्रेसिव बीमारी वाला बच्चा लेट उम्र में भी आएगा तो उसको ठीक किया जा सकता है। राइट। एग्रेसिव बीमारी वाला बच्चा अगर जल्दी भी आ जाएगा तो उसको ठीक करने में मुश्किलें ज़्यादा आएंगी। ओके। और ड्यूरेशन कैसा रहता है, टाइम पीरियड? ये तो लाइफ टाइम बीमारी है उनकी। कोई अच्छा। बच्चे अगर ठीक हो गए तो फर्स्ट क्लास अपना काम करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। नहीं, जैसे भी आपने कहा ना कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते, माता पिता दोनों जॉब में है, तो तो ये कितने समय तक? बहुत लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी तो उनकी पूरी लॉन्ग टर्म चलती है, एडल्ट होने तक। अच्छा, मतलब जब तक, और एडल्ट के बाद फिर लगभग स्टेबल हो जाते लगभग हैं, stable प्रोग्रेस नहीं करती है बीमारी, बट थोड़ी बहुत केयर तो फिर भी लगती है उनको। जी। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए तो फिर सफिशिएंट है। अगर बेड रिडन है बच्चा या चल नहीं पा रहा है तो पेरेंट्स के लिए फिर एक तरीके का बर्डन हो जाता है। बेड वाला जो पेशेंट होता है उसकी थोड़ी तकलीफ होती होगी। Yes, बिल्कुल। वो जरूर है। बाकी सबका इलाज तो संभव। आप जितने भी हमारे वीडियो पहुंच रहा है, अगर आपके ध्यान में कोई पेशेंट ऐसे आते हैं खासकर रूरल क्षेत्र में, तो एक बार संपर्क कर सकते हैं। लंबी बीमारी डॉक्टर साहब, और निश्चित रूप से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हाँ। तो सरकारी कुछ योजनाएं इस पे आप पर, जिसकी बहुत सारी योजनाएं, जैसे आपने कहा कि उड़ीसा साइड के पेशेंट भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, तो सरकार की योजनाएं बहुत सारी चलती हैं। सरकार क्या की इसमें सरकार ने शामिल किया है या नहीं? पहले सरकार में शामिल था, जब अभी कुछ सालों से जब ये सारी योजनाएं मिल करके आयुष्मान भारत योजना हो गई है, तब से थोड़ा सा इसमें से इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया है। राइट। क्लियरली बोला जाए तो पहले इस चीज़ को, जब प्रधानमंत्री योजना और दूसरी योजनाएं थी तो उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से थी, तब उसमें थोड़े बहुत थोड़े बेनिफिट बहुत मिलते थे। सरकार से भी निवेदन है कि ऐसी चीजें हैं तो उसको अच्छे पैकेज से शामिल किया जाए ताकि लोगों को फायदा मिल सके। एक तो सबसे बड़ी जरूरत रिहैबिलिटेशन सेंटर की होती है। हाँ, और इन चीजों के लिए सरकार के पास योजनाएं नहीं है। बिल्कुल। मैं एग्जैक्टली असल में बात वही पूछना चाह रहा हूँ, वही कर आपने वो शब्द ले लिया, मेरी जुबान पे नहीं आ रहा था शब्द, थैंक यू। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर, और जब आप फिजियोथेरेपी की बात करते हो, मैं अपनी सेवाएं जहां तक पॉसिबल होता है देने की कोशिश करता हूं। ऐसे बच्चों के पीछे आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे पास सीपी बच्चा पहली बार आता है तो बाहर कितनी भी मेरे पेशेंट्स के बाहर वेटिंग हो, मैं उनको पूरा समय दे करके चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि जब तक वो बीमारी को, अपने बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे वो ट्रीटमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। हो सकता है लिख के देने के लिए तो मैं लास्ट में एक दवाई लिख के दूं या एक फिजियोथेरेपी करवाओ लिख के दूं, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसको समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और उसको मैं किस तरीके से क्या क्या करूँगा तो ठीक कर पाऊँगा। तो पेरेंट्स का अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। गांव-गांव में, रूरल एरिया में गवर्नमेंट के बहुत सारी जो स्कीम्स चलती हैं उसमें भी इस चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और जो रूरल एरिया के डॉक्टर्स हैं, थोड़ा सा वो भी संपर्क में रहें, क्योंकि ये चीज़ें उनके पास पहले पहुंचती है। तो कहाँ पे पहुंचाना है सही समय पे, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इधर उधर भी भटकते रहते हैं, और ऐसी चीज़ों को खुद इलाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बातें लगातार चलती रहती है कि गांव में गलत ट्रीटमेंट हो जाता है, बिगड़ गया। तो डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग तो जितने डॉक्टर्स फ्रेंड मेरे बातें सुन रहे हैं, तो अनावश्यक प्रयोग इन चीज़ों पे ना करें, सही जगहों पे पहुंचा दें ताकि मरीज को और ऐसे पेशेंट को सही समय पे सही इलाज मिल सके। डॉक्टर साहब, अब बातें इसकी हो गई, थोड़ा सा फिर से बिल्कुल प्रश्न उस पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह की हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध हैं वो प्रशंसनीय तो है, और अभी आपसे बातें चल रही थी तो आपने एक रिहैबिलिटेशन की बात किया। एक शुरुआत मैंने ट्रॉमा से की थी। यस। और आर्थोपेडिक की बात आती है तो वो अपने आप में ट्रॉमा में आर्थोपेडिक जुड़ा हुआ होता है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में एक सही ट्रॉमा सेंटर की कमी हमको झलकती है। हाँ, ये तो है। तो बीइंग, अब मैं इसमें आता हूँ कि बच्चे, इसमें आप टीनेजर तक को लेते हैं। हाँ। और एक्सीडेंटल के ग्राफ को देखें तो टीनेजर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हाँ।
और उसमें आप लोग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और उनकी क्योंकि बोन जो है भी डेवलप नहीं हुआ, डेवलपिंग कंडीशन जो मैं डेवलपिंग नीड आपसे समझ रहा हूँ, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा। पड़ता है, क्योंकि अगर बराबर ध्यान नहीं दिए तो वो हड्डियां बराबर जुड़ती प्रॉपर भी फंक्शनिंग नहीं आ फंक्शन नहीं पाती। कर पाती है। तो प्रश्न केवल इतनी रहता है कि अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए उस कंडीशन में आप अपने सेगमेंट के लिए क्या योजनाएं लेकर के आओगे, बेहतरी के लिए क्या? सबसे पहले तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चाहिए होगा हम्म, जो बच्चों को प्रॉपर थेरेपी दे सके। सबसे बड़ी समस्या आती है रिहैबिलिटेशन तो कोई पेरेंट्स करवा भी ले, हम्म, लेकिन अगर वो दूर दराज के एरिया से आता है तो उनको रुकने की व्यवस्था का रहता है। हम्म, कोई अपना पूरा का पूरा परिवार तो यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता है। हम्म, तो एक हॉस्टल टाइप की फैसिलिटी या जिसमें एक पेरेंट रुक करके साथ में बच्चे की थेरेपी करा सके, हम्म, वो एक बहुत नेसेसरी स्टेप होता है करने के लिए। बिल्कुल। तो वही पहले तो हमारे अग्रवाल जी लोग एक सराय बना दिया करते, धर्मशाला बना दिया करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट वो मौका देती नहीं है। देती नहीं है, तो सरकार से ही निवेदन है कि छोटे छोटे से धर्मशाला कम से कम शहर के आसपास में बनाया जाए, बनाया जाए, जहाँ पे दूरस्थ अंचलों से आने वाले लोग रुक रुक करके सके, अपना इलाज करवा अपना सके, इलाज करवा सके। इलाज उतना महंगा नहीं है जितना कि लोगों के रहने और खाने का खर्चा आ जाता आ है। जाता है। क्योंकि आज किसी भी जगह पे होटल लेने जाते हैं तो कहीं भी रूम आपको 1000 के आसपास के नीचे मिलता नहीं है। मिलता नहीं। और 10 दिन रुकना हुआ तो उतने का तो डॉक्टर की फीस नहीं होती जितने का उनका रूम का किराया और खर्चा हम्म, चला जाता है। तो ये अपने को देखना और समझना होगा। सरकार से हमारा बार बार एक सुझाव होता है, जब डॉक्टर्स मेरे साथ में बैठते हैं तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आराम से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। मैं बात करता हूँ बेसिक नीड की, जो कि पेशेंट की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर के हित की भी बात नहीं करता, वहाँ बहुत से लोग बात करते हैं। तो डॉक्टर एक्चुअली सेवा करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और होती है, ये लोग कहते हैं कि इलाज महंगा होता जा रहा है, हम्म, और आप लोग कहते हो कि नहीं, हमें तो जितना हम लोग मेहनत करते उतना मिलता नहीं है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज चलती है। तो इलाज महंगा हो रहा है। सारी दुनिया का जो इन्फ्लेशन चल रहा है ना, सब उसी से रिलेटेड है। हाँ। इलाज महंगा हो रहा है मतलब चीज़ें, मशीनरीज, हॉस्पिटल के खर्चे, ये सब भी महंगे हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट इन सभी हॉस्पिटल। जगह तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट बियर करती है, प्राइवेट हम्म, हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बियर करता है। राइट। इस वजह से इलाज का महंगा होना स्वाभाविक होता जा रहा है। जो मशीनरी एक किसी ज़माने में 100 रुपए की आती थी, आज वो 200 में आएगी, तो डेफिनेटली इलाज का रेट तो बढ़ेगा। हम्म, तो मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी हैं, छत्तीसगढ़ के पहले ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी में प्रथम थे जिन्होंने ये रिस्क उठा लिया। और मेरे मुकाम में वही लोग आते हैं जो अपने क्षेत्र के पायोनियर होते हैं। अभी तक आपने जितने को मिला होगा, तो दीपक अग्रवाल जी भी एक पहला रिस्क लिए पीडियाट्रिक सर्जरी के रूप में। सर, जिस समय शुरुआत किया इस रायपुर में, तो यहाँ तो पहले ही ऑर्थोपेडिक के सारे बिग शॉट्स बैठे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बीच में एकदम अलग कह देना कि मैं तो केवल पीडियाट्रिक सर्जरी करूंगा, बच्चों की सर्जरी। तो लोग हंसते नहीं रहे होंगे, बोले। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक फेटर्निटी के बीच में लोग जानते तो थे कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक होता है, भले छत्तीसगढ़ में कोई नहीं था। कोई नहीं था उस समय। तो मेरे लिए भी एक थोड़ा चैलेंज था, शुरुआत थी, हम्म, लेकिन वो चैलेंज लिया। और अब हम पैसे कमाने के लिए तो अपन ने सोचा ही नहीं था शुरू से। जी। जिस विधा में मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन किया है, उस विधा की सेवाएं देना मेरा मकसद था, और वही आज भी है। तो जिसको भी ज़रूरत होगी तो मेरे तक पहुंचेगा, तो डेफिनेटली उसको मदद तो मिल करनी है। वो कहते हैं ना कि कहीं पढ़ा था उसको, अदरवाइज आप भी मत लेना और आप लोग भी नहीं लेंगे, कि जो लायक होता है वो लिख ही लिख चलता है, तो उसका कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि जो रास्ता बताया गया है हाँ। उसी में चलता है। और शुरुआत मैंने इसे कहा, आप को फैमिली प्रोफेशन था मेडिकल का, कुछ लोग थे, या आपने बगावत किया था। बगावत का मतलब ये होता है कि जो लीक दिया गया, जिस रास्ते में उससे चल रहा हट के है चलना है। उससे आप हट के चले गए। और जो जो हट के चला है हम्म, उसी ने अपना एक अलग नाम और अपना मुकाम बनाया है। उसमें से डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी हैं। वर्तमान में आप आरोग्य हॉस्पिटल शंकर नगर से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र, अब एकमात्र नहीं है बट प्रथम कहा जाए, आप पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जन हैं बच्चों के। डॉक्टर साहब, लाइफ लाइन की जो आप बात कर रहे थे कि लाइफ लाइन ने वो चालू किया कि एनजीओ के माध्यम से योजनाएं यहाँ पर चलती थी पीडियाट्रिक में। जो बच्चे हैं, बच्चों का जैसे कि
वहाँ तक तो ट्रीटमेंट लाइफ फिलहाल में करा दिया जो विकृतियाँ थी। मेरा इशारा ये आ रहा है कि जो एक्सीडेंट होता है छोटे मोटे, कभी पलंग से गिर जाते हैं बच्चे, बड़ी नाजुक जी हाथ होती जी है, टूट जाती है, करना है, बड़े बच्चों को समझा दिया जाता है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो हाथ नहीं रखने देते, तो उसको कैसे मैनेज कर पाते होगे? जब मैं एमबीबीएस और पीजी कर रहा था पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक करने से पहले, तो मैं भी बहुत इस बात को चैलेंजिंग समझता था हम्म। कि पीडियाट्रिशियंस अपने बच्चों को कैसे डील करते हैं या पीडियाट्रिक हाँ। ऑर्थोपेडिशियंस अपने बच्चों से कैसे बात करते हम्म। होंगे। बच्चे तो पेरेंट्स की नहीं सुनते तो दूसरे व्यक्ति की क्या सुनेंगे। हाँ, एक अनजान अच्छा डॉक्टर से तो बच्चे वैसे ही पहले डरते हैं वैसे ही बना दिए डॉक्टर इंजेक्शन है के तो नाम से। इंजेक्शन के नाम से। तो लेकिन बस धीरे धीरे जिस फील्ड में आप जाते हो अपने सीनियर्स को देखते हो सीखते हो तो धीरे धीरे वो आ जाता है। पहले बच्चों को बीमारी क्या है पूछने से पहले दोस्ती करो, हम्म। पहले बच्चों से फ्रेंडली बात करो। जब बच्चा आके मेरे पास बैठता है और मैं उससे बात करने लगता हूँ, पेरेंट्स भी मेरे तरफ ऐसे देखते हैं कि अरे इसको प्रॉब्लम क्या है, वो तो पूछ लो हमको, आप बात कर रहे हो। मैं कहा प्रॉब्लम बाद में पूछूंगा, पहले मेरे को इससे दोस्ती करने दो। दोस्ती हो जाएगी तो प्रॉब्लम बच्चा खुद ही बताएगा, जी अगर बात। बोलने लायक है तो, और नहीं तो आप बताओगे तो मैं उसको देख तो पाऊंगा, छू तो पाऊंगा। तो वो एक तरीके से अपन बच्चों को देख लेते हैं। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में कहीं आने के लिए आपको बच्चों का प्यार शुरू से था? बिल्कुल, बच्चे शुरू से प्यारे बच्चों लगते शुरू थे। से प्यारे लगते थे। इसलिए बोले पीडियाट्रिशियन बन के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में जानते हैं, क्योंकि उस बच्चों का वो जो दर्द है और बच्चों की जो जख्म लगते हैं, जो उसका दर्द होता है, तो कहते हैं या तो उसकी माँ, बाप भी नहीं समझ पाता, हाँ, माँ ही समझती है, और फिर कोई डॉक्टर उस छोटे से बच्चे का अगर दोस्त बन जाए तो वही समझता है। वो है डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी। तो डॉक्टर दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ धन्यवाद जी। पे आने के लिए, और अब बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके साथ चर्चाएं हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ यहाँ। मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई कम से कम एक पड़ोसी, जो पड़ोसी था जिसको हम पड़ोसी जानते नहीं थे, और आज मालूम चला कि वो हमारा पड़ोसी है। ये एक कोइंसिडेंस था बहुत बड़ा। ये भी बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस था, और बहुत सारी बातें आपके साथ में चर्चाएं हुई। दोस्तों, एक नई विधा के साथ मालूम चला। निश्चित रूप से अभी भी कई शहर में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल से केवल रायपुर में ही कुछ पीडियाट्रिक सर्जन आए हैं, और प्रणेता हैं डॉक्टर दीपक जी। तो आप इस वीडियो को ना तो लाइक करिएगा प्लीज़, और ना ही सब्सक्राइब करना है, बस फॉरवर्ड करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके, इसकी विधा के बारे में जानकारी मिल सके। आपके प्रश्नों का इंतजार करूंगा मैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहुंच चुके होंगे, या आप इस वीडियो पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर दीपक अग्रवाल का डिटेल मैं डाल रहा हूँ नंबर के साथ में। आपको कोई तकलीफ या कोई बारे जानकारी लेनी होगी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, पहले व्हाट्सएप करिएगा या मैसेज करिएगा अपने नंबर के साथ में, जवाब आओ, क्योंकि डॉक्टर है, हमेशा उनका फ़ोन घंटी तो बज सकती है, सुनाई देगी, हो सकता है वो कहीं व्यस्त हो, उसके लिए आप बुरा ना मानेंगे। नमस्कार।